बच्चों, आज का जो टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान करने के लिए एक क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक क्रमबद्ध तरीका है, तभी वो संभव है कार्य, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे आप मकान बनाने के लिए सीमेंट, ईंट के ढेर को, पत्थर के ढेर को आप नहीं कह सकते कि मकान बन गया, क्योंकि उसका क्रमबद्ध तरीके से आप उसको लगाओगे तभी मकान बनेगा। तो अनुसंधान के लिए भी एक चरण है, स्टेप्स हैं, उस क्रम है, उस क्रम के अनुसार ही आप आगे बढ़ेंगे तभी आपका अध्ययन होगा। मैं यहाँ पर टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धतियों का इसमें उपयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पहले जो अध्ययन होते थे, पहले जो सामाजिक समस्याओं का समाधान होता था, उसमें अलौकिक शक्ति का प्रयोग होता था या अंधविश्वास ही होता था। यदि किसी को कहीं कुछ चोट लग जाए तो कहते थे इसके कर्म ऐसे हैं। लेकिन समाजशास्त्र तार्किक दृष्टिकोण अपनाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है और कहता है कि जो घटना जिस रूप में घटित हो रही है उसका उसी रूप में अध्ययन, मतलब यथार्थ अध्ययन या वास्तविक अध्ययन, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। सामाजिक शोध में प्रारंभ से अंत तक एक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है, एक चरण से दूसरे चरण में और दूसरे चरण से तीसरे चरण में, मतलब किन अनुसार चरण हैं उनके अनुसार ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। अगस्त कॉम्ट ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख किया है। जैसे सबसे पहले आप विषय का चुनाव करेंगे, फिर अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन करेंगे, इसको विस्तृत तरीके से मैं आगे समझाऊंगा। फिर तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे, फिर तथ्यों का परीक्षण करेंगे, नियमों का प्रतिपादन करके आप रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे, व्याख्या कर देंगे उसकी कि हमने ये अध्ययन किया है, शोध किया है। पीवी यंग ने भी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कुछ चरणों का उल्लेख किया है। इसमें कार्यकारी जो उपकल्पना है उसको बनाया है। उपकल्पना भी बताऊंगा मैं आपको आगे चलकर। कल्पना से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिजल्ट है जिसका अभी अध्ययन करना बाकी हो। दूसरा अवलोकन और एकत्रीकरण और लेखन वाला कार्य होता है। फिर लिखित तथ्यों की श्रेणियां या अनुक्रम का वर्गीकरण होता है, और फिर वैज्ञानिक सामान्यीकरण नियमों के प्रतिपादन के रूप में अध्ययन करके बताया। मुख्यतः आप देखें तो निम्न चरणों का उल्लेख आपको मिलेगा। सबसे पहला जो मुख्य चरण है और सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है वो समस्या का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रथम चरण है। इसमें कह सकते हो आप कि अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक आप किसी विषय समस्या का चुनाव नहीं कर लेते। आप खुद कह सकते हैं कि किसी विषय या समस्या का चुनाव करेंगे तभी आप सामाजिक अनुसंधान करेंगे। एकॉफ ने तो ये कहा था कि समस्या का सही चुनाव ही समस्या का आधा समाधान है। मान लो किसी गांव का आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे मुख्य समस्या लेकर आप चलेंगे, तब उस गांव का विकास होगा। इसी तरीके से दूसरा जो टॉपिक होता है सामाजिक अनुसंधान में, वो संबंधित साहित्य का अध्ययन होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा चरण है। और इसमें अध्ययन विषय से संबंधित जो साहित्य का पुनरावलोकन है वो कर सकते हैं आप। उसके बिना अनुसंधान करना, प्रारंभ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शोध की जो प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है इसके बिना। और ये कह सकते हैं आप कि संबंधित साहित्य में जो प्रलेख हैं, लेख हैं, पत्र हैं, लेख पुस्तकें हैं, प्रतिवेदन हैं या विषय से संबंधित शोध ग्रंथ हैं, उनसे आप पुराने अध्ययनों के आधार पर
नए अध्ययनों को कर सकते हैं, क्योंकि शोध कार्य में सही रूपरेखा तैयार करने के लिए मदद मिलती है और अध्ययन विषय से संबंधित इसको बोल सकते हो आप अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है कि आपको अध्ययन किस आधार पर किस तरीके से करना है। उचित प्रश्नों का सही सूचना एकत्रित करने में सहायक सिद्ध होती है, ये कह सकते हो आप। तीसरा जो मुख्य चरण है वो इकाइयों का निर्धारण है, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स। इस चरण में इकाइयों का निर्धारण आपको करना है और उनके कार्यों को परिभाषित करना है। जो इकाइयां हैं अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित होती हैं, क्योंकि इकाइयां उसी जो आपने अध्ययन विषय लिया है या समस्या ली है उसी से संबंधित इकाइयां भी आपको लेनी होगी, जो संपूर्ण समग्र में एक रूपता रखने वाली हो। जैसे अध्ययन की जो इकाइयां हो सकती हैं, मान लो निर्धन हो सकता है, कृषक हो सकता है, श्रमिक हो सकता है, मकान हो सकता है, बेकारी, शिक्षक, शहरी, ग्रामीण आदि हो सकते हैं। मतलब उस विषय से संबंधित आपको इकाइयाँ लेनी है। फिर आपका स्टेप्स आता है, चरण आता है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना का निर्माण का मतलब है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इंग्लिश में आप बोल सकते हो। इसमें शोधकर्ता अपनी समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकालता है जिसकी जांच करनी बाकी होती है। सामान्य निष्कर्ष का मतलब है वो पहले, मान लो एक गांव गरीब है तो पहले से वो अंदाज़ा उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वहाँ पर अशिक्षित होना, या दूसरा कर सकते हो आप कि वहाँ पर नशाखोरी या जुआ खेलना, चोरी करना, ये सब कुछ है। तो उसका रिजल्ट की जो निष्कर्ष निकाला है आपने पहले से ही, उसकी जांच करनी बाकी हो। शोध करने के बाद ही आपको पता लगेगा। जब तथ्यों का आप एकत्रीकरण करेंगे तो उपकल्पना एक आकस्मिक निष्कर्ष के रूप में आप बोल सकते हो, और उपकल्पना की परीक्षा बाकी है। इसमें ये कह सकते हो आप उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित एक काल्पनिक या अस्थायी निष्कर्ष बोल सकते हो, क्योंकि जॉर्ज कैसवेल ने भी कहा है कि काल्पनिक या अस्थायी निष्कर्ष है उपकल्पना, जिसकी सत्यता केवल वास्तविक तथ्य की प्रकट कर सकते हैं। तो ये दरअसल कह सकते हो आप अपने शब्दों में कि जो शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करता है कि आपको करना क्या है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। देखिए, आपने समस्या तो ले ली, अध्ययन विषय तो ले लिया, लेकिन आप किस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र का, वो आपको निर्धारित करना होगा। अध्ययन क्षेत्र निर्धारण करना होगा, तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सके, क्योंकि आप जब तक तथ्यों का संकलन नहीं करेंगे, कारणों को नहीं ढूंढेंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन क्षेत्र भी निश्चित करना है। ये शोध कार्य से प्रारंभ करने से पूर्व ही शोधकर्ता को कह सकते हो आप अध्ययन क्षेत्र की और संख्या दोनों का निर्धारण कर लेना चाहिए, क्षेत्र का भी और आपके जो रेस्पोंडेंट हैं, उत्तरदाता हैं, उनका निर्धारण करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में होता है सूचनादाताओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। ये इसी के साथ जोड़ दिया है मैंने। इसमें शोधकर्ता का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें सभी इकाइयों से संपर्क करने के लिए आप कह सकते हो कि सेंसस मेथड करना होता है, जिसमें तथ्यों का एकत्रित करना, कारणों का, उस समस्या के कारणों को एकत्रित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक अध्ययनकर्ता से संपर्क करना होता है। उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, धन भी अधिक लगता है, कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए हम उसको ना लेके सूचनादाताओं के चुनाव को के लिए हम निर्देशन विधि का प्रयोग करते हैं, सैम्पलिंग मेथड का, जो कह सकते हो आप कि समग्र में से कुछ प्रतिनिधित्व जो समग्र इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है, यदि 1000 लोग एक गांव में हैं तो उसमें से हमने 100 लोग ले लिए, हर मोहल्ले में से कुछ लोग ले लिए, चुन लिए, जिनसे हमें पूछताछ करनी है 10-10 लोगों से, तो पूरा गांव कवर हो जाता है। तो वो सैम्पलिंग है, निर्देशन है कि कुछ लोगों से सभी लोगों का अध्ययन कर लेना। तो उसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, और आपका अध्ययन भी पूरा हो सकता है। उसके सैम्पलिंग का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे तो विस्तृत बताएंगे। फिलहाल सैम्पलिंग की परिभाषा यही है कि समग्र में से कुछ प्रतिनिधित्व जो समग्र इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर लेता है। नेक्स्ट जो चरण है, अगला चरण में आप कह सकते हो कि सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा एंड टूल्स टेक्निक्स ऑफ स्टडी। मतलब सूचना प्राप्ति के जो विश्वसनीय स्रोत हैं वो कौन से हैं। आपको
मान लो गरीबी से संबंधित अध्ययन करना है तो हम अमीर के पास जाएंगे तो एहसास नहीं होगा, आपको उसी से संबंधित लोगों को चुनना है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक स्रोत की जो टेक्निक्स हैं, तकनीक्स हैं, उसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग हो सकता है। अवलोकन का मतलब है आप नेत्रों का उपयोग करके खुद स्वयं देखकर अध्ययन करें। साक्षात्कार में आप आमने सामने के संबंधों पर मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर कर सकते हैं। प्रश्नावली में आप कह सकते हो कि आप प्रश्नों की एक सूची डाक द्वारा या स्वयं स्थानीय तौर पर वितरित करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूची में आप प्रश्न पूछते जाएंगे और वो उत्तर देता जाएगा, आमने सामने के संबंध होंगे। मतलब इस तरीके से आप सूचना के स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं और उपकरणों और प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन, प्री टेस्टिंग ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पायलट स्टडी, ये नेक्स्ट चरण है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। इसमें पूर्व परीक्षण किया जाता है, उपकरणों की जांच कर ली जाती है और मूल शोध प्रारंभ करने से पूर्व, अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व एक संपूर्ण शोध का छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, प्रारंभिक स्तर पर ये दूर कर ली जाएगी, इसलिए पहले से जांच कर ली जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप्स है, दूसरा नेक्स्ट अगला जो चरण है वो तथ्यों का अवलोकन और संकलन है। मैंने बताया भी था आपको, संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद ही क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है कि हमें करना क्या है, कौन से प्रश्न पूछने हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर करना है, उपकल्पना बनाई जा चुकी है। मतलब इस आधार पर तथ्य संकलन के लिए अवलोकन किया जाता है, क्षेत्र में जाया जाता है और प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। कोई भी प्रविधि ले सकते हो आप, केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, ये जितने भी हैं आप अध्ययन कर सकते हैं और सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित कर तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन है। एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। देखिए, तथ्यों का जब संकलन हो जाता है तो विश्लेषण का कार्य प्रारंभ हो जाता है और उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एक तरह से संपादन इकट्ठा कर लेते हैं, संकेतन उसको एक कोड दे देते हैं, ABCD, हाँ को ए दे दिया और नहीं को बी दे दिया, ऐसे करके हर शब्दों का कोड कर लेते हैं और उसका फिर एक तरह से टेबल बनाते हैं, हम सारणियन बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं। उस आधार पर हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं जिसमें कहते हैं तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें विभिन्न विधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का एक विश्लेषण किया जाता है, विवेचन किया जाता है और ये निकाला जाता है कि इतने लोगों ने ये कहा है, इतने लोगों ने ये कहा है, इतने लोगों ने इसका विरोध किया है। मतलब कह सकते हो किसी विशेष दशा और परिणाम या घटना के लिए कौन से कारक उस उत्तरदायी थे कि ये घटना घटी है, किया जा सकता है। तो घटना के समाधान के लिए सबसे पहले हमें कारण ढूंढने होते हैं, तो कारणों का एक तरह से विश्लेषण और विवेचन है, व्याख्या है। तो इसमें अंतिम जो चरण माना गया है वो सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन है, जनरलाइजेशन फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। यह अंतिम चरण है और इसमें ये कह सकते हो कि वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और बताया जाता है कि ये किस कारण से घटना घटी और आगे सुझाव भी आप इसमें दे सकते हैं कि आगे से घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।